अम्मी हाजिब क्यों नहीं आए? उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था कि हाजिब कल सुबह से गया अभी तक वापस नहीं आया था। बेटा ये उसकी ड्यूटी है। सकीना बेगम को तो आदत थी, लेकिन वो उस लड़की को देखकर परेशान थी जो रोए जा रही थी। इससे साबित होता था कि वो हाजिब मिर्ज़ा से कभी दस्तबरदार नहीं होगी। बाहर गाड़ी के टायर की चरचराहट सुनते वो बिना दुपट्टे और जूती के बाहर भागी थी। हाजिब को शायद ड्राइवर ने सहारा दिया था और वो वहीं दहलीज पर खड़ी रही। हाजिब ने उसके बिना दुपट्टे के वजूद को देखते सख्त निगाहों से उसे देखा, मगर वो जैसे होश में ही कहाँ थी। ड्राइवर उसे वहीं लाउंज में सोफे पर बिठा कर गया तो सकीना बेगम तेज़ी से उसके पास आई, जिसके बाजू और टांग पर पट्टी बंधी थी। ये क्या हुआ हाजिब? वो परेशानी से पूछने लगी। अम्मी बस कुछ बच्चों को बचाते लग गई, परेशान ना हो, आखिरत की कामयाबी की तैयारी कर रहा हूँ। ये तकलीफ़ें इतना दर्द नहीं देती अब। वो बोला तो वो रोते हुए मुस्कुराती उसका माथा चूम गई। मैं हल्दी वाला दूध लाती हूँ। वो उठ गई तो हाजिब ने आंखें मूंद ली, फिर झटके से खोलते सामने देखा जहाँ वो दरवाजे के पास खड़ी अब भी रो रही थी। फरी यहाँ आओ। उसने वहीं से सर नफ़ी में हिलाया। फरी मुझे उठने में मुश्किल होगी, जल्दी आओ यहाँ। वो बोला तो वो छोटे छोटे कदम उठाती उस तक आई। गुलाबी शलवार कमीज़ में बिना जूते और दुपट्टे के वो छोटी सी लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो तकरीबन उससे 10-12 साल छोटी थी, लेकिन वो जान देती थी हाजिब मिर्ज़ा पर, और हाजिब मिर्ज़ा ये बात खूब जानता था। अभी भी उसकी सूजी आंखें ये गवाही दे रही थीं कि वो उसके लिए कितना रोती रही है। फरी उसके साथ बैठते चेहरा हाथों में छुपा गई और ऊंची आवाज़ से रोने लगी तो सकीना बेगम भी घबरा कर बाहर निकली, जबकि वो सीधा हुआ था। फरी मेरी बच्ची क्या हुआ? आ तो गया है अब हाजिब। उन्होंने उसके सर पर प्यार किया और हाजिब को देखा जो संजीदा सा उसी को देख रहा था। अम्मी हाजिब को कितनी चोट आई है? वो हिचकियों के दरमियान बोली तो उन्हें उस पर बेहद प्यार आया। ठीक हो जाएगा वो, लेकिन तुम ऐसे बीमार पड़ जाओगी। कल से खाना नहीं खाया। चलो हाजिब आ गया, अब दोनों के लिए नाश्ता बना देती हूँ मैं। वो कहती चली गई। खाना क्यों नहीं खाया? हाजिब ने ना चाहते हुए भी उसके दोनों हाथ उसके चेहरे से हटाते अपने हाथों में थामे। आप घर नहीं थे ना? तो मैं परेशान थी। क्यों? मेरा दिल कह रहा था आप तकलीफ़ में। और हाजिब मिर्ज़ा लाजवाब हुआ। क्या इसके बाद भी वो उस छोटी सी लड़की की मोहब्बत का इनकारी हो सकता था? तो जब मैं घर नहीं आऊँगा तो तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं, वो तेज़ी से सर हिलाते बोली। क्यों नहीं खाओगी? तुम्हें जल्द अज जल्द ठीक होना है, अपनी फैमिली में वापस जाना है। फैमिली का सुनते फरी के चेहरे पर साया लहराया। मैं कहीं नहीं जाऊँगी हाजिब, आप मुझसे शादी कर लें और मैं यहीं रहूँगी। उसकी अकल के मुताबिक हाजिब मिर्ज़ा की रसाई का वाहिद ज़रिया ही शादी था, और वो सही थी। ये मुमकिन नहीं। क्यों नहीं है? वो तड़पते हुए बोली। क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, हाजिब ने भारी दिल के साथ कहा, और साथ सोफे पर से दुपट्टा उठाते उसके सर पर दिया। मैं आपसे ये दुपट्टा नहीं उतारूंगी। फिर भी शादी नहीं करेंगे? वो रोते हुए पूछ रही थी। रोना बंद करो पहले, हाजिब ने सख्ती से उसके सुर्ख नाक को देखते हुए कहा तो उसने अपना हाथ उसके हाथ से निकालते अपना चेहरा हाथों से रगड़ डाला, जैसे हाजिब मिर्ज़ा की बात की खिलाफ वर्जी करना जुर्म हो। अब वो आंखें बड़ी किए पूछती, हाजिब मिर्ज़ा के दिल में आग ही तो लगा गई थी। तुम मुझसे बहुत छोटी हो फरी। वो सोफे की पोस्ट से सर टिकाता बोला। कैसे समझाता उसे? कोई बात नहीं। वो उसकी तरफ देखती बोली। तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलाना, मेरे भाई कुछ नहीं कहेंगे। वो तेज़ी से बोली तो हाजिब झटके से सर उठाता सीधा हुआ। कौन से भाई? तुम्हें याद है अपने भाई? वो सवाल कर रहा था, जबकि फरी ने गड़बड़ाते यहाँ वहाँ देखा। मुझे भूख लगी है, मैं मुंह धोकर आती हूँ। दवा भी लेनी है, आपकी भी दवा लाऊंगी। वो कहती उठकर भाग गई, लेकिन हाजिब मिर्ज़ा को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। यानी उसे याद था। वो क्यों नहीं बता रही थी? क्या वो सिर्फ उससे दूर जाने की खातिर नहीं बता रही थी अपनी हकीकत? बहजाद ने हाइफा को छठी बार कॉल की थी, जो उठाई नहीं गई थी। हाइफा बहजाद शाह, मैं जानता हूँ फ़ोन आपके हाथ में, तो बेहतर यही है कि मेरी कॉल रिसीव करें। उसका मैसेज पढ़ते हाइफा ने घबराते यहाँ वहाँ देखा, फिर गहरा सांस भरते अगली कॉल पर फ़ोन कान से लगाया, लेकिन बोली कुछ नहीं। दवा ली आपने हाफी? आपको फ़र्क पड़ता है? वो नाराज़गी से बोली। गेट पर कोई आया है, जाएं देखें जाकर। वो बोला तो हाइफा ने फ़ोन को अजीब निगाहों से देखा, जैसे फ़ोन की जगह पर वो खुद हो। आपको कैसे पता कि कोई आया है? कहीं आप तो नहीं आए? बहजाद शाह के पास इतना भी वक्त नहीं कि वो दरवाजे खटखटाता फिरे। वो शरारत से बोला तो वो मज़ीद नाराज़ हुई। जाएं जल्दी से, बहजाद ने संजीदगी से कहा तो वो उठी और बाहर निकल गई। साइमा बेगम दरवाज़ा खोल चुकी थी। जी आप कौन? ये हाइफा मैडम के लिए आया। उसने डब्बा आगे बढ़ाते कहा तो साइमा बेगम ने चौंक कर हाइफा को देखा, जो बात समझ गई। जी मेरा ही है। हाइफा पागल हो गई हो? तुम्हें कौन भेजेगा? ऐसे ही नहीं उठाओ। साइमा बेगम ने उसे डांटा, जो बहजाद ने सुना। ओफो अम्मी, आप भूल गई हैं कि मेरे एक अदद शोहर भी हैं। अब वो भी मुझे तोहफे नहीं भेजेंगे तो मैं उन्हें सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। बल्कि उनको तो चाहिए कि हर हफ्ते मुझे तोहफ़ा दे, ऐसे प्यार बढ़ता है ना।
वो अपनी धुन में बोले जा रही थी। साइमा बेगम ने माथा पीटा और कुरियर वाले की तरफ मुतवज्जो हुई। बेटा किसकी तरफ से है ये? उन्होंने तस्दीक करना ज़रूरी समझा। बहजाद शाह की तरफ से, वो बोला तो हाइफा ने माँ को देखा जैसे कह रही हो कि आपको तो मुझ पर यकीन ही नहीं। लड़के ने फूलों का बड़े सा बुका सामने रखा तो हाइफा ने हाथ से फ़ोन मेज़ पर रख दिया। उफ, ये भी मेरा है। लड़के ने सर हिलाया और चला गया। जबकि हाइफा उसे लेकर घूमी थी। वो बुके साइज़ में काफ़ी बड़ा था। उसने कमज़ोरी के बाइस चकराते सर पर हाथ रखा। हाइफा आराम से बैठ जाओ, चक्कर आ रहे हैं। साइमा बेगम उसे मुस्कुराता देख रही थी और फिर फिक्रमंदी से बोली, हाँ थोड़े से, लेकिन ये कितना खूबसूरत है। उफ अम्मी, बहजाद इतने प्यारे क्यों हैं? अगर ऐसे बुके वो मुझे सारी ज़िंदगी देते रहेंगे तो मैं उनसे कभी नाराज़ ना हूँ। वो फूलों की खुशबू सूंघते बोल रही थी, जबकि बहजाद शाह उसकी आवाज़ में मुख्फी खुशी को महसूस करते सरशार हुआ। फिर कॉल काट कर दोबारा की तो हाइफा ने फ़ौरन कॉल उठाई। डब्बा उठाते कमरे में भाग गई, जबकि साइमा बेगम ने सुकून का सांस लिया। नहीं तो वो परसों से उदास थी, न जाने क्यों। उफ बहजाद, आप कितने अच्छे हैं। क्या आप ये फूल मुझे हमेशा दे सकते हैं? वो आस से बोली। बस अपनी कंपनी बंद करके एक बागीचा खरीद लेता हूँ गुलाबों का अपनी बीवी के लिए। वो दिल फरेबी से बोला तो जवाब में हाइफा खिलखिला दी। ये सब था कि वो नाराज़, लेकिन बहजाद शाह माफ़ी मांगने के अंदाज से वो मुतासिर हुई थी। रिश्तों में रंग भरने के लिए मर्द का औरत के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें करना ज़िंदगी को दिल फरेब बनाता है। रिश्ते कितने साल ही पुराने क्यों ना हो जाए, उनकी महक ताज़ा फूलों की आनी चाहिए उसके अंदर से। उनसे महक ताज़ा फूलों की आनी चाहिए। डब्बा खोलें। आपको कैसे पता अभी मैंने नहीं खोला? वो हैरान हुई। बातें मत बनाएं हाफिज, जल्दी खोलें। वो बोला तो हाइफा ने जल्दी से वो डब्बा खोला। उसमें बड़ा सा भालू था और साथ कई नोट्स थे जो खुद लिखे गए थे। शायद आज के दौर में जहाँ हर कोई महंगे तहफ़ देता है, वहाँ पर किसी के लिए वक्त निकाल कर अपने हाथों से जज्बात को कलम बंद करना मोहब्बत दिखाने का एक ज़रिया था, जो बहजाद शाह ने किया था। एक छोटे से डब्बे में उसकी दवा भी थी, खूबसूरत। उसने नम लहजे में कहा, खबरदार रोई तो। हाइफा जल्दी से मुस्कुरा दी तो दूर बैठा वो शख्स धूप छाँव सा मंजर देखता दिल थाम गया था। बहजाद बोले, मैं आपसे फिर भी नाराज़ हूँ। आप मुझ पर चिल्लाए थे, ऐसे मुझे अम्मी ने कभी नहीं डांटा यूँ। वो रोती बोली तो बहजाद सुन रहा था। आपका उस वक्त आना ख़तरे से खाली नहीं था। वो बोला तो बस इतना, मैं चचा के साथ रात के वक्त में आपके लिए किसी भी गैर शख्स पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। और ये बात अब मुझे समझानी ना पड़े कि रात 10 के बाद आप अपने पापा और हसन के बगैर बाहर नहीं निकलेंगी। समझ रही हैं? आप मुझ पर दोबारा नहीं चिल्लाएंगे, ठीक है? सॉरी बोलें, खाना खाएं और दवा लें। बहजाद बोलें, सॉरी बोलें। आप इससे खुश हो जाएंगी? खुश तो आपने मुझे कर दिया है, मैं राज़ी हो जाऊंगी तो ठीक है। हाइफा, बहजाद शाह, ये कमतर और अदना सा इंसान आपसे माफ़ी मांगता है, बस मुझसे राज़ी रहे, लेकिन अगली बार गलती पर सज़ा बहुत बुरी होगी। ओके? वो चहचहाई। अब मुझे कप केक्स खाने हैं। वो आंखों में चमक लिए फरमाइश करने लगी कि जब मुखालिफ उसके नाज नखरे उठाने के लिए तैयार था तो वो क्यों फरमाइश ना करती। जबकि बहजाद उसके मानने पर गहरा सांस भर गया। उसे अब हरगिज़ उस पर नहीं चिल्लाना था। बीवी थी वो उसकी, और बीवी से बढ़कर मोहब्बत थी वो उसकी, जो उसके चिल्लाने पर बीमार पड़ गई थी। उसे मुस्तकबिल की फ़िक्र लाहक थी। पहुंच जाएंगे, वो बोला। और कुछ चॉकलेट वाले चाहिए और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हसन भी खाएगा ना। अगर ज़्यादा होंगे तो मैं उसे भी एक दो दे दूँगी, जो हुक्म। बहजाद, जी। वो हमतन गोश हुआ। जो आपने हमारे निकाह पर बच्चों को लिफाफे दिए थे वो मेरा कहाँ है? क्या मतलब? वो सीधा हुआ। क्या मतलब का क्या मतलब? भोले मत बने, मुझे भी लिफाफा चाहिए था उसमें से एक। मेरा क्यों नहीं बनवाया? उसमें इतनी अच्छी चीज़ें थी, मुझे भी चाहिए। गेंद, बल्ला, टोपियाँ, ये सब क्या करेंगी आप? बहजाद हंसा था। हंसे नहीं, मैं क्रिकेट की लेडी शाहिद अफरीदी हूँ, आप भी जानते हैं। आप अभी जानते नहीं मुझे, बिल्कुल मैं नहीं जानता आपको बिल्कुल भी। वो लब दांतों में दबाए बोला और मैनेजर को हाथ के इशारे के साथ बाद में आने का कहता, जो दरवाज़ा खोलकर नॉक करता अंदर आ चुका था। चलें, खाना खाएं और दवा लें, कल से कॉलेज जाती नज़र आए आप मुझे। फिर और बातें करते बहजाद ने कॉल काट दी और उसके केक्स ऑर्डर किए जो ज़्यादा चाहिए थे उसे। वो मुस्कुराता रहा था मुसलसल, और फिर थोड़ी देर बाद कप केक्स मिल चुके थे उसे, जो उसने दवा के बाद खाए थे। और हसन उसे देखता जान के मासूम मुंह बना रहा था कि वो उस पर भी करम नवाजी करे। हाइफा ने उन 18 में से बस उसे 3 दिए थे और वो इतना सा मुँह लेकर रह गया था। सफ़ीर ने माहा के लिए अम्मा से बात की थी, जो उनकी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की वजाहत हसन का बेटा था। उसने हामी भर ली थी कि उसने माहा वाले मज़ामीन ही पढ़ रखे हैं और सफ़ीर शाह से अच्छी बनती थी उसकी। कब आना है? रोज़ शाम 7 बजे। ओके, चार्जेस? सफ़ीर शाह ने कहना चाहा।
बस भी करें आप, मेरे बड़े भाई जैसे हैं आप, और ये तो मैं शौक में आ जाया करूँगा, वैसे भी फराक दिल हूँ। वो खुशदिली से बोला तो सफ़ीर सर हिला गया। वापसी पर सफ़ीर के साथ ही आया था वो। महा को बुला दे, उसने मुलाजमा से कहा तो वो महा को बुलाने चली गई। अस्सलामुअलैकुम। महा ने सफ़ीर के साथ उस लड़के को देखते सलाम किया, जबकि सफ़ीर शाह ने होंठ भींचे उसका नंगा सर देखा, क्योंकि उसने सिर्फ आगे दुपट्टा फैला रखा था। ये अमान है महा, आज से यही पढ़ाएगा तुम्हें, अपनी किताबें दिखा दो इसे। ओके आप बैठे, मैं बैग लेकर आती हूँ, उसने मुलाजमा से कहते उसके लिए चीज़ें लाने का कहा और ख़ुद ऊपर चली गई। वो तेज़ी से अपनी किताबें उठा रही थी जो उसने बिस्तर पर फैला रखी थी, क्योंकि वो सफ़ीर के आने से पहले पढ़ ही रही थी। सफ़ीर शाह ने उसके सामने रुकते उसका रास्ता रोका। महा ने हैरत से उसे देखा। क्या हुआ? वो जो अब कुछ हद तक नॉर्मल हो गई थी सफ़ीर शाह के साथ, दुपट्टा सर पर लेने के लिए बनाया गया। ये बात मैं कितनी बार दोहराऊंगा? वो मुझे लगा बस आप ही हैं, उसने तेज़ी से बताया। अब से ध्यान रखना। ओके शाह बोलो। थैंक यू, अब मैं अच्छे नंबर ले पाऊंगी। मैं बहुत फिक्रमंद थी कि मेरा सिलेबस रह गया, अगले महीने इम्तहान है, अब मैं अच्छे से तैयारी कर लूँगी। थैंक यू सो मच, वो कहती खुशी से बाहर निकल गई, जबकि तेज़ी में वो सफ़ीर शाह के कपड़े तक नहीं निकाल कर गई थी। वो गहरा सांस भरता कपड़े निकालता फ्रेश होने चला गया। वो फ्रेश होते नीचे चला गया, जहाँ वो सर पर दुपट्टा जमाए, पेन दांतों में दबाए, पूरी दिलजमई से कुछ समझ रही थी अमान से। वो वहीं बैठ गया। तब भी माँ ने सर उठाकर उसे नहीं देखा। समझ आ गई? अमान ने इस्तफसार किया। जी, ये मुझे क्लास में 3 बार समझने पर भी सवाल समझ नहीं आया था। वो मुस्कुराई तो अमान भी मुस्कुरा दिया। अमान चला गया तो माँ भी सफ़ीर शाह की तरफ मुतवज्जो हुई। वो पहली बार खुश थी कि सब बेहतर हो रहा है। सफ़ीर शाह ने उसकी हैसियत कबूल कर ली थी, उनके रिश्ते को आगे बढ़ाया था और पढ़ने में भी मदद दी थी। खाना लगवाऊं? उसने नरमी से पूछा तो सफ़ीर शाह ने उसके चेहरे को देखा, जहां इत्मीनान साफ झलक रहा था। उसने सर हिलाया तो वो किताबें वहीं समेट कर रखती चली गई। खाना खाने के बाद वो कमरे में आ गए, जबकि सफ़ीर ने बहसात के साथ आगे की प्लानिंग की थी और फिर कमरे में आ गया, जहाँ महा नहीं थी, शायद वॉशरूम में थी। वो अपने कपड़े निकालने लगा, लेकिन महा की आवाज़ सुनते वॉशरूम पहुंचा और दरवाज़ा खोला। वो झुकी उबकाई कर रही थी। महा महा, वो अंदर जाते उसकी पूँछ सहलाता बोला। क्या हुआ? पता नहीं, वो निढाल सी बाहर आई। ज़्यादा खा लिया है क्या तुमने? सफ़ीर ने उसकी पूँछ सहलाते कहा तो उसने सर हाथों में दिया। उसके पेट में शदीद दर्द था। डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो उठो। डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग बताई और साथ दवा भी दी। वापस आते वो लिहाफ में घुस गई। अब कैसा महसूस कर रही हो? सोना है, वो कहती उसकी तरफ पुश करके आंखें मूंद गई तो सफ़ीर शाह उसके नखरे पर उसे घूर गया। फिर उसकी दवा देते वो भी चेंज करने चला गया। वापस आया तो वो उसकी तरफ उसकी जगह पर सोई थी। वो आकर बैठ गया। उसे अपनी जगह के सिवा नींद नहीं आती थी। महा, उसे नरमी से उसके बालों में हाथ फेरते उसे बुलाया, लेकिन शायद दवा का असर था कि वो सो गई थी। गहरी सांस भरते वो दूसरी तरफ लेट गया। छत को घूरते निगाहों का रुख उसकी तरफ किया जो सुकून से सो रही थी। वो उसके बारे में सोचने लगा। वो कहाँ उससे नफ़रत का दावेदार था और कहाँ वो उस रिश्ते के तमाम हक़ों को फ़राइज़ अदा कर रहा था। वो होश की दुनिया में तब आया जब महा ने मुंदी मुंदी आंखें खोलते उसे सामने खुद को तकते पाया और करीब होते उसके कंधे पर सर रख गई। न जाने इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आई थी। सफ़ीर शाह साकित लेटा रहा, फिर अपने दिल के मकाम पर उसका हाथ महसूस करते उसके बालों में उंगलियां चलाना शुरू की। शाह, वो हंकारा भर गया। न जाने वो नींद में थी या नहीं। सफ़ीर शाह ने उसके माथे पर हाथ रखा जहाँ हल्का सा बुखार भी था। उसने होंठ भींचे। अभी कुछ देर पहले तो वो ठीक थी, शायद खुश भी। तो क्या उसे उसकी नज़र लग गई थी? वो गनूदगी में थी उस वक्त, क्योंकि उसकी आंखें बंद थीं और वजूद ढीला था। आप मुझसे प्यार करेंगे ना? वो पूछ रही थी। और शायद महा सफ़ीर शाह की ज़िंदगी की वाहिद ख्वाहिश ही सफ़ीर शाह की मोहब्बत बन गया था। सो जाओ, सफ़ीर शाह ने उसके बालों को सहलाया। एक दिन तो आप बोलेंगे ही, वो उम्मीद से बोली और उसके उनाबी लबों पर मुस्कुराहट छाई। यूं पहली बार किसी औरत से यूं करीब हुआ था वो। महा ने उसकी गर्दन के गिर्द हाथ बांधे तो सफ़ीर को उसकी झुलसती सांसें गर्दन पर महसूस हुई। वो किसी औरत से वाकिफ़ हुआ था, वो भी वो औरत जो उससे मोहब्बत करती थी। यह एहसास ही सकून बख्श था। हाँ, उस लड़की से मोहब्बत की जा सकती थी, उसके दिल ने इकरार किया था और वो महा को खुद में भींच गया।